Hello student, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education in Graduate School College for Women, जमशेदपुर। अभी तक के लेक्चर्स में हमने विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एडोलसेंस एंड एजुकेशन करेंगे, किशोरावस्था और शिक्षा फॉर B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फॉर यूनिट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में जो लड़के लड़कियां होती हैं उनके शरीर और मन मस्तिष्क में बहुत ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन जैसे शारीरिक परिवर्तन में यौन शक्ति का उदय होता है, मानसिक परिवर्तन में संवेग की तीव्रता होती है, उनके व्यवहार को एक हिला देती है। तो यही समय होता है जो उनके बनने बिगड़ने का होता है। इस समय यदि उनको अच्छा उचित शिक्षा मिल जाए तो वे बन जाते हैं, अन्यथा बिगड़ जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किशोरावस्था के लड़के लड़कियों की शिक्षा का विधान कुछ इस प्रकार से होना आवश्यक है, जिसका हम क्रमबद्ध वर्णन कर रहे हैं। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा किशोरावस्था और शिक्षा के उद्देश्य। तो जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी उसके लिए हमको एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा कि किशोरावस्था में उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है उनके शारीरिक विकास में सहायता करना, दूसरा उनके मानसिक विकास में सहायता करना, नेक्स्ट उनके उचित संवेगों का निर्माण करना, उनका सामाजिक विकास करना, उनमें उचित मूल्यों का निर्माण करना, उनका नैतिक विकास करना, उन्हें उनकी क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा देना, उनमें समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के भाव विकसित करना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं। इन्हीं शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमको इनकी शिक्षा व्यवस्था करनी है, क्योंकि यही सारे परिवर्तन इस अवस्था के बच्चों में होते हैं जिनका विकास करने के लिए हमने ये उद्देश्य बनाया है कि शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार के होने चाहिए किशोरावस्था में। अब इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इनका हम करिकुलम मतलब निर्धारित करते हैं। तब देखते हैं किशोरावस्था और शिक्षा की पाठ्यचर्या एडोलसेंस एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से किसी भी आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण उनके शारीरिक मानसिक क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं के आधार पर करना चाहिए। साथ ही वह वास्तविक और सार्थक होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए जो सही में सार्थक सिद्ध हो उनके लिए और जिसको हम कर सकें या करवा सकें। तो इस दृष्टि से किशोर के शिक्षा के पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषय एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। ये सभी जो क्रियाएं हैं उनके उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित हुई है। जैसे शारीरिक विकास के लिए हमको कौन कौन से विषय पढ़ाने चाहिए, शारीरिक विज्ञान का ज्ञान कराना चाहिए, खेल कूद करवाने चाहिए, व्यायाम की क्रियाएं करवानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनके करिकुलम में होनी चाहिए। मानसिक विकास, भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान तथा गणित जैसे विषय पढ़ाने चाहिए, जिससे उनके जो तर्क शक्ति है, समस्या समाधान की योग्यता है, कल्पना शक्ति है, चिंतन शक्ति, तो ये सब का अच्छे से विकास हो सके। उचित संवेगों का निर्माण, इसके लिए साहित्य, कला, संगीत, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाएं और समाज सेवा, तो ये सारे कार्य करवाने से उनमें उचित संवेग, उचित इमोशन आएंगे, उनके इमोशन का अच्छा निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सामाजिक विकास के लिए किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो उसमें ग्रुप टीचिंग देना चाहिए, सामूहिक कार्य, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रिया करवानी चाहिए, स्काउटिंग और गर्ल के लिए गाइडिंग, भ्रमण, ये सब की व्यवस्था करवानी चाहिए जिससे उनका सामाजिक विकास हो सके। नैतिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, इतिहास तथा धार्मिक और नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए जिससे नैतिक विकास हो सके। व्यावसायिक विकास, इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें अपने फ्यूचर को लेके उनके किस तरह का हमारा जॉब होना चाहिए, किस तरह का हमको आगे जाके चूज़ करना है अपने लिए फ्यूचर, तो वो सारी चीज़ें चलते रहता है उनके दिमाग में। तो उससे उनको निकालने के लिए एक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एक प्री वोकेशनल एजुकेशन की भी व्यवस्था इस एज में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि समाज सेवा एवं राष्ट्रभक्ति का विकास। तो साहित्य एवं इतिहास के विषय होने चाहिए, समाज सेवा के होने चाहिए,
जो भी राष्ट्रीय पर्व आते हैं उनका आयोजन होना चाहिए विद्यालय में, नाटक प्रदर्शन की क्रियाएं होनी चाहिए। तो ये सारी ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जिससे उनके अंदर समाज सेवा की भी भावना आए, साथ में राष्ट्रभक्ति का भी विकास हो। तो इस तरह का करिकुलम हमको किशोरावस्था के लिए करवाना चाहिए। अब सिलेबस तय हो गया हमारा, तब उनको पढ़ाना किस तरह से है। तो किशोरावस्था में और शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं कि उनके लिए किस तरह के शिक्षण विधियों का चूज़ करना चाहिए। इस अवस्था में जो लड़के लड़की होते हैं उनके बुद्धि और मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो गया रहता है। अब वे किसी भी तथ्य को तर्क के आधार पर स्वीकार करते हैं। कोई भी कुछ बता दिया तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि उसमें तर्क ना हो। तो तर्क के आधार पे ही कोई भी चीज़ को मानते हैं। उनमें समस्या समाधान की भी योग्य आ जाती है, और साथ ही वे मतलब स्वयं सब चीज़ करने के लिए खुद को योग्य समझते हैं। तो इस स्तर में क्या होना चाहिए कि पाठ्य विषय की प्रकृति के अनुसार जैसा जैसा हमारा विषय है या कंटेंट है उसके अनुसार अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो मुख्य रूप से आगमन निगमन विधि, जिसमें उदाहरण देके नियम तक पहुँच रहे हैं, नियम देके उदाहरण तक पहुँच रहे हैं, इस तरह का होना चाहिए। विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रश्नों को छोटे छोटे भागों में समझाना चाहिए। समस्या समाधान विधि, कुछ समस्या उनके सामने रख के उसका समाधान ढूंढने के लिए उनको कोशिश करवानी चाहिए। प्रायोगिक विधि, प्रयोग द्वारा समझाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट उनको दिया जा सकता है तो वो खुद करेंगे उसको, तो उनको स्वाध्याय का भी आदत होगा। अन्वेषण विधि, खोज विधि, तो एक इंटरेस्टिंग विधि है, जिससे इन सारी विधियों का प्रयोग करके एडोलसेंस के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और एक चीज़ और है कि इस स्तर में स्वाध्याय को भी बढ़ावा देना चाहिए, मतलब उनको खुद पढ़ने के लिए, खुद समझने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह के हो गया है शिक्षण विधियाँ किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था में अनुशासन किस तरह का होना चाहिए। तो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मसम्मान की भावना बहुत प्रबल होती है। वे विद्यालय, परिवार, सम्मान, सभी जगह पे सम्मान पाना चाहते हैं या सम्मान पूर्वक रहना चाहते हैं। तो उन्हें ऐसी कोई भी बात पसंद नहीं आती जो उनके सम्मान को ठेस पहुँचाए। इसलिए अगर कोई पनिशमेंट देता है तो वो बिल्कुल उसके प्रति विद्रोह दिखाते हैं या उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते वो लोग। तो इस स्तर पर अनुशासन की स्थापना के लिए किशोर किशोरियों के साथ बहुत ही सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पर ये नहीं है कि सहयोगपूर्ण और प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं तो उनकी गलत चीज़ों पे भी आप सपोर्ट करें। नहीं, गलत चीज़ों पे आप दंड का प्रयोग कर सकते हैं, पर दंड का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब अपराध या जो भी उनका गलत काम है वो सीमा के बाहर हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर उनके आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो उन पे नियंत्रण पाने का एक कर सकते हैं कि उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रवृत्त करें, उन पे क्रिएटिव वर्क करवाएं, उनसे जिन क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है उस पर उनको बढ़ाएं। तो उससे क्या होगा, उनमें आशा का संचार होता है। इससे बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। कोई भी एक अगर असफलता मिल गई जो उनसे अपेक्षा की गई वो नहीं करते तो बहुत जल्दी निराशा आ जाती है, फिर गलत काम गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनमें नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो उनको ऐसे कार्यों की ओर बढ़ाना चाहिए जिससे उनमें पॉजिटिविटी बनी रहे। तो इस तरह का अनुशासन किशोरावस्था में करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किशोरावस्था और शिक्षार्थी संबंध, एडोलसेंस एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो शिक्षकों को किशोरावस्था के लड़के लड़कियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मतलब कि मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए उनका। कोई ऐसा टीचर को होना चाहिए कि बच्चे अपने मन की बात कह सके कि उनको क्या समस्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो उनके समस्याओं को समझना चाहिए टीचर को और उनका उचित समाधान भी देना चाहिए। उनमें आत्मसम्मान की भावना बहुत प्रबल होती है, तो उनके सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। विद्यालय में ऐसी अब व्यवस्था करनी चाहिए कि वो उसको कंडक्ट कर सके, जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो विद्यालय व्यवस्था में भी उनका सहयोग लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि 3 तरह के काम हो जाते हैं। एक तो उनके सम्मान की भावना संतुष्ट होती है कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और वो कर सकते हैं वे। दूसरा ये होता है कि रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं, रचनात्मक कार्य कुछ भी क्रिएटिव वर्क मिलता है तो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और तीसरा ये मेन चीज़ होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण हो जाता है या उनसे दूर रहते हैं।
तो ये कुछ इस तरह की क्रियाएं शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध को बनाने के लिए की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किशोरावस्था और विद्यालय किस तरह का होना चाहिए। तो इस स्टेज में किशोरावस्था के किशोर किशोरियों में बहुत संवेदनशील होते हैं, अतः उन्हें विद्यालय में पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इस अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उनमें, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, जिसको समझने के लिए उनको थोड़ा सा समय लगता है, उसमें अपने आप को ढालने में तो बहुत ही उथल पुथल वाली अवस्था रहती है। तो बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं उनके थोड़ा घबराए रहते हैं। तो उन विद्यालय में इस तरह की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको जो भी आवश्यकता हो वो विद्यालय में उपलब्ध हो। पाठ्यचारी क्रियाओं के साथ साथ पाठ्य सहचारी क्रियाओं के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो करिकुलम हम चलाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटी की भी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, जिससे उनका को करिकुलम से करने से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बच्चों का। जिससे क्या होता है कि सिर्फ पढ़ते रहने से भी बच्चे बोर हो जाते हैं इस अवस्था के। उन लोग चाहते हैं कि कुछ को करिकुलम एक्टिविटी पर्यटन पे ले जा सकते हैं, उनको कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करा सकते हैं, विद्यालय के काम करवा सकते हैं, विद्यालय में जो प्रोग्राम कराना है उनकी व्यवस्था करवा सकते हैं। तो उनके सम्मान, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों भावना की संतुष्टि के लिए विद्यालय व्यवस्था में उनका सहयोग लेना चाहिए। अगर कुछ विद्यालय में प्रोग्राम होने वाला है, कोई राष्ट्रीय पर्व मनाने वाला है, तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर देना चाहिए कि वो उस कार्य को कंडक्ट करवाएं। तो उनमें क्या होता है, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों भावना की संतुष्टि होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी स्कूलों में होनी चाहिए किशोरावस्था के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं किशोरावस्था और अभिभावकों की भूमिका। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की शिक्षा व्यवस्था में अभिभावक की बहुत अहम भूमिका होती है। वे उनके पालन पोषण और शिक्षा में जो भी खर्चा करते हैं उसके लिए तो वो उत्तरदायी होते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। उनके लिए आवश्यक है कि उनकी जो भी बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें, उनके साथ प्रेम सहानुभूति का व्यवहार रखें। जो भी उनका आचरण, अगर कुछ आचरण बदल रहा है उस पर ध्यान दें कि वो क्यों बदल रहा है, किस तरह का उनकी ग्रुपिंग हो रही है, ये सब पे ध्यान दें। उनके लिए उचित अनुचित का ज्ञान कराएं। घर के निर्णय में उन्हें भागीदार बनाएं कि घर में जो भी निर्णय हो रहा है उनके साथ डिस्कस करके बनाएं, तो उनको भी एक बड़ा जैसे फील होता है। कई बार ये होता है कि वो इस एज में अपने आप को बड़े समझने लगते हैं, जैसे पहले भी बताया है, लेकिन बड़े उनको छोटे समझते हैं, तो उनके अंदर भी एक कुंठा आने लगती है। तो उससे अच्छा है कि उनको भी शामिल किया जाए, घर में जो भी निर्णय हो रहे हैं उनकी भी राय जानी जाए, तो उनको भी एक रिस्पेक्ट लगता है कि हाँ हम भी बड़े हो रहे हैं, हम भी ये चीज़ समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभिभावक कर सकते हैं। तो मेन यही था कि कई बार ये होता है कि अभिभावक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं बच्चों से। तो कई बच्चे होते हैं जो उन अपेक्षाओं पे, इच्छाओं पे की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, घर से चले जाना। जैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि तो आपको फर्स्ट आना ही है क्लास में, आप अच्छे से पढ़िए, और अगर वो उसमें असफल हो जाते हैं तो गलत काम में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, कई बार घर से चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से उनको बचाना चाहिए। तो उनमें सुरक्षा की भावना जगाने का कार्य क्या होता है, परिवार और विद्यालय दोनों का ही होना चाहिए। उन्हें बच्चों को ये भरोसा दिलाना चाहिए, बच्चों के अंदर भरोसा दिलाना चाहिए, उनके अंदर भरोसा पैदा करना चाहिए, जिससे वो आपके ऊपर और अपने आप के ऊपर भी विश्वास कर सकें। ऐसा नहीं कि हमेशा उनकी गलत चीज़ों को सपोर्ट करें। गलती अगर हो रही है तो उस पर दंड भी अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन उसका जो दंड का स्वरूप है वो सुधारात्मक होना चाहिए, मतलब उससे कुछ उसमें सुधार आना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए, मतलब कुछ पॉजिटिव भी आना चाहिए। ऐसा नहीं दंड का मतलब ये हुआ कि मार दिए, पीट दिए और उनको सुधारने की कोशिश किए, तो वो चीज़ नहीं हो सकता इस एज के बच्चों के साथ। उसके लिए आपको सुधारात्मक और सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा दंड के लिए। तो इस तरह से अभिभावक की भी भूमिका होती है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है कि इस एज किशोरावस्था के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, उनका उद्देश्य, करिकुलम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, विद्यालय और अभिभावक। तो वर्तमान में तो कई इसमें जो भी हमने बताया है वो काफ़ी कुछ माना जा रहा है, लेकिन भारतीय परिस्थिति के अनुसार कई चीज़ अनुकूल नहीं है। जैसे कि अनुशासन के संबंध में पूर्व स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तो वो भी अभी तक नहीं हो रहा है। बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, तो भी कई बार नहीं हो रहा है।
परिवार के निर्णयों में उनका भागीदारी, तो इसमें भी कई बार ये होता है कि कुछ खरीदना वरीदना है तो उसके लिए थोड़ा निर्णय पूछ लिया जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों में उनको अलग रखा जाता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है, पर शिक्षा के स्तर पे काफ़ी कुछ हो रहा है। पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये भी हमको ये सब व्यवस्था के साथ, शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ धर्म दर्शन, संस्कृति हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में, और शासन तंत्र उसके बारे में भी हमको उनकी शिक्षा व्यवस्था में जगह देना चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। कुछ आपको डाउट हो, कुछ समझना हो तो प्लीज़ आप लोग बताइए। थैंक यू।